नमस्ते। आज हम 11 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। जो पहली हमें न्यूज़ देखने मिल रही है 11 जुलाई 2024 की, वो नीट को लेके है। नीट की एग्ज़ाम पिछले टाइम से हर बार न्यूज़ में रही है, करंट अफेयर्स का हिस्सा बनी हुई है और इस बार फिर से नीट पे हमें एक न्यूज़ देखने मिल रही है। ये जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, ये जो न्यूज़ रहेगी इसका पहले ही आपको बता देता हूँ, जो सोर्स है वो इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है जो हम अभी कवर कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ आपको देखने मिल रही है वो है नीड टू रिलुक नीट। नीट को वापस से देखने की ज़रूरत है। नीट के ऊपर अच्छा सॉल्यूशन हमें चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल कर दी, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। अब हमें उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसका जो सिलेबस जाता है GS 2 में जाता है कहीं ना कहीं। और आपको ये बता दूं कि हुआ क्या है, जब से नीट आई है, हम कहेंगे कि नीट को आके लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है इस एग्ज़ाम को आके। और जब से ये एग्ज़ाम आई है तब से यही सब चल रहा है कि भाई ये एग्ज़ाम ठीक है क्या ये क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे हम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो तमिलनाडु पहले से ही, तमिलनाडु में बहुत बड़ा इशू है। तमिलनाडु पहले से ये नीट के एग्ज़ाम को बहुत क्रिटिसाइज़ करने के ही इसमें आपको देखने मिलता है। और देखिए बराबर रहा, नीट की एग्ज़ाम ठीक नहीं रही, ये प्रूव हो गया। तो यही सब हुआ कि नेशनल इशू अभी नीट बन चुका है। पहले तो ये इशू सिर्फ तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में पहले इस इशू पे सोचा जाता था, अब ये एक नेशनल इशू करके देखा जा रहा है। इसके बैकग्राउंड में आते हैं सबसे पहले तो नीट ओरिजिनली इसीलिए बनाई गई थी भाई, क्योंकि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। वैसे डॉक्टर तो सभी बनते हैं, बट जिसके पास पैसे नहीं है, जिनके पास हम कहेंगे कि फ़ीस देने के लिए, बहुत हाई फीस देने के लिए पैसे नहीं है, जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकते, उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाए और फीस भी ना लगे और कम फीस लगे, इस तरह की चीज़ें रह सके, यानी सबको डॉक्टर बनने का मौका मिले। इसलिए नीट की एग्ज़ाम लाई थी ताकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बच्चों को पढ़ने का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले जो सच में इंटेलिजेंट है उनको। इसलिए एंट्रेंस लाई गई थी। की टेक अवेज देखा गया तो इस साल आपको बता देता हूँ, बहुत बड़े नंबर्स है। मोर देन 24 लाख कैंडिडेट, 24 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए बैठे थे। उन्होंने एप्लीकेशन फी जो भरी है वो किसी को 1000 तो किसी को 1700 तक लगी है। ठीक है, वो जैसे जैसे रिजर्वेशंस या फिर हम कहेंगे जैसे जैसे कैटेगरीज होती है उसके अकॉर्डिंग फीस लगती है, बट 1000 से लेके 1700 तक की फी है। 24 लाख एप्लीकेशंस आए हैं, यानी जो टेस्टिंग एजेंसी है उन्होंने रेवेन्यू जो जनरेट किया है सिर्फ इस फॉर्म से वो 337 करोड़ रुपीस था। ये पैसा सिर्फ फॉर्म के थ्रू कमाया गया है। फॉर्म के थ्रू ही 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा यहाँ कमा लिया गया था। टेस्टिंग एजेंसी ने जो कमाया इतना रेवेन्यू तो वो एक नीट के एग्ज़ाम के एंट्रेंस फॉर्म में ही कमा लेते हैं। तो मोर ओवर इंडिविजुअल कैंडिडेट जो होता है वो इतने ही पैसे स्पेंड नहीं करता है। ये फॉर्म भरने के अलावा वो जो इंस्टीट्यूट कोचिंग लगाता है उसमें कुछ लाख रुपए उसको खर्चे करने पड़ते हैं ताकि वो इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सके। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि आपको 50 परसेंटाइल आने चाहिए, उसके बाद इसको कम कर दिया गया, 30 परसेंटाइल वालों को भी एडमिशन देंगे। ये 2020 में डिसीजन लिया गया। उसके बाद इसको और कम कर दिया गया। 2030 में ये कहा गया कि जिसको 0 परसेंटाइल आते हैं उनको भी डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, उनको भी यहाँ पे पास, उनको भी किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। रीज़न यही था क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स खाली गई थी। प्राइवेट कॉलेजेस में सीट खाली जाने के कारण जिसको 0 परसेंटाइल है उनको भी एडमिशन देंगे, ये डिसीजन यहाँ लिया गया। सिर्फ आप निगेटिव में नहीं रहने चाहिए, 0 परसेंटाइल तक मिल सकता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि नीट में निगेटिव जा सकता है कि नहीं। हाउएवर आफ्टर 60,000 सीट्स, 60,000 सीट थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, ये भर दी गई। लोग जो होते हैं, हम कहेंगे पीपल्स पेइंग कैपेसिटी प्लेज अ बिग रोल इन फिलिंग अप द रिमेनिंग 50,000 सीट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस। 60,000 सीट तो गवर्नमेंट की पूरी भर जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वहाँ पे तो आपको इजीली एडमिशन नहीं मिलती है, तो जो टॉप के लोग थे उन्होंने तो गवर्नमेंट एडमिशन कॉलेज में एडमिशन ले ली 60,000। बट 50,000 जो वैकेंसी थी उसमें ये सवाल उठता है, क्या प्राइवेट कॉलेज में जाके इतनी फी पे करके क्या 50,000 लोग इस देश में ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं क्या? दिस मेक्स MBBS ड्रीम वर्चुअली अटेनेबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द इकोनॉमिकली वीक स्ट्रेटा। तो जो 60,000 सीट्स थी वो तो जो इकोनॉमिकली वीक थे उनको तो मिल गई, बट जो इकोनॉमिकली वीक थे उन लोगों को अब प्राइवेट कॉलेजेस में जाने का मौका नहीं मिला और उनको अपना MBBS करने का सपना छोड़ देना पड़ा। उनका ये सपना छूट गया। नियरली अगर हम देखें तो हाफ ऑफ द MBBS सीट्स जो होती है वो
रखी जाती है वेल्दी लोगों के लिए जिनके पास पैसा है। इसलिए आप ज़्यादातर डॉक्टर्स देखते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट कॉलेजेस से जो डॉक्टर बने हैं वो लोग रिच परिवार के होते हैं। एक गरीब ये सपना नहीं देख सकता कि वो प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बने, बहुत ज़्यादा फीस है। इसलिए जो रिच लोग होते हैं उनके बच्चे इजीली डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि उनको परसेंटाइल 0 भी मिले तो भी फीस पे करने के लिए उनके घर वालों के पास पैसा है। बट यहाँ पे लॉस किसका होता है? इस तरह के अगर इंसिडेंट्स होने लगे जो नीट में हुआ, तो लॉस एक उस स्टूडेंट का होता है जिसने एमबीबीएस को अपना सपना बनाया था, जो गरीब था, जिसको अच्छे परसेंटाइल आ गए थे। अब हो सकता है अगली बार इतने परसेंट ना आए या कुछ गड़बड़ हो जाए, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जा रहा है। एग्जाम्स लाइक यूकैट, यूके में यूकैट ली जाती है, एमकैट ली जाती है यूएसए में, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं एग्जाम देना जिनके हायर सेकेंडरी एजुकेशन में अच्छे मार्क्स आए हैं। वहाँ यहाँ पे हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा है कि कोई भी ये फॉर्म भर सकता है, इसीलिए सभी लोग ये फॉर्म भर रहे हैं। हायर सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ पे देखा जाता है अच्छा होगा तो। इन कॉन्ट्रास्ट नीट की जो एप्लीकेशन होती है वहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि आप एचएससी पास होने चाहिए, यानी आप 12th पास होने चाहिए। ये हमारे यहाँ पे है। तो लो एंट्री रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ है, इसीलिए हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। सभी लोग जो नीट की एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जैसे आपने देखा ऊपर 24 लाख लोग, तो वो सभी के सभी अपने स्कूल में अच्छे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। दिस इन टर्न ये स्टैंडर्ड कम कर देता है स्कूल एजुकेशन का। लोग बोलते हैं कि स्कूल में अच्छे मार्क्स ला के क्या करना है, हमको तो अच्छे मार्क्स एंट्रेंस में लेने हैं, तो हम स्कूल के एग्जाम्स में सिर्फ हमें पास करना है, एंट्रेंस में हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो भाई हम डॉक्टर बन जाएंगे। पर भाई आपने स्कूल में कॉन्सेंट्रेट अगर अच्छा फोकस किया तभी तो वो स्टूडेंट जो है वो पहले से ही उसका दिमाग जो रहेगा उतना तेज रहेगा। ये सब चीज़ें हम नहीं समझ पाए हैं और हम यही कहेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो वही है कि आप देखोगे दिस इन टर्न लोअर्स द स्टैंडर्ड, द स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर एजुकेशन मिनिस्टर डू नॉट हैव टू से इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फ्यूचर डॉक्टर इन दर स्टेट। ये वो बोल भी नहीं सकते, बोल रहा है सिर्फ सेंटर, बोल रहा है जो नीट वाला है, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो स्टेट वालों का रोल यहाँ पे खत्म कर दिया गया। तमिलनाडु जो उन्होंने कंडक्ट किए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स एंट्रेंस को लेके, एंट्रेंस सिस्टम को लेके, उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम रखा था 1970s में। एंट्रेंस एग्जाम्स के अलावा इंटरव्यू लिए जा रहे थे, जो बच्चे सच में इंटेलिजेंट दिखते हैं उन्हीं को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा था तमिलनाडु। 1983 में भी ये किया गया, 2/3 वेटेज दिया गया था जो सब्जेक्ट्स है उसको, यानी उन्होंने बोला था आप एंट्रेंस में तो मार्क्स लो ही, उसके अलावा कुछ आपके जो स्कूल में आपने जो परफॉर्म किया है 12th में वो भी मार्क्स देखे जाएंगे। ये भी तमिलनाडु कर चुका है। अगर एक रिकमेंडेशन देखा गया तो रिकमेंडेशन है आनंद कृष्णन कमेटी का। आनंद कृष्णन कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, इस रिकमेंडेशन पे जो स्टेट है उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स को एबॉलिश कर दिया गया था। पहले स्टेट के लेवल पे भी मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम चलती थी, बट अब ये एग्जाम्स बंद कर दी गई थी, क्योंकि कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन याद रखने का अच्छे से, आनंद कृष्णन कमेटी, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिए थे कि एडमिशंस जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो हम कहेंगे हायर सेकेंडरी मार्क्स के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा स्टेट एबॉलिश्ड, हम कहेंगे द स्टेट एबॉलिश्ड एंट्रेंस एग्जाम्स एंड कंडक्टेड एडमिशन, ये याद रखिएगा। ये जो कमेटी है ना आनंद कृष्णन कमेटी, उनके रिकमेंडेशन पे ही ये जो एंट्रेंस एग्जाम से इसको एबॉलिश कर दिया गया था बीच में। और क्या लाया गया था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन होना तो आपके स्कूल के मार्क्स पे एडमिशन मिलेगी। इवन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ नीट, गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये देखा था कि सबको वहाँ पे एडमिशन लेने का मौका मिले, गरीब स्टूडेंट्स हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो, सबको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने रिजर्वेशन भी दिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये रिजर्वेशन मिलने चाहिए। ये कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो कमेटी है पी कालाइरसन कमेटी और ए के राजन कमेटी, ये दो कमेटी के रिकमेंडेशन थे जिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए थे। तमिलनाडु के एक्सपीरियंस है 5 डिकेड्स के, 50 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और उन्होंने ये देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी नंबर्स एंड एक्सटेंट ऑफ पेशेंट केयर सर्विसेज, ये सब जो होती है ये बताता है कि यंग डॉक्टर की क्वालिटीज़ क्या होगी। इसके अलावा नीट जो होता है यहाँ पे हम कहेंगे टू बी री इवेल्युएटेड, जो अभी नीट है उसके ऊपर फिर से सोचने की ज़रूरत है। पब्लिक हेल्थ जो है ये कहाँ पे आता है, ये याद रखिएगा। कौन से गवर्नमेंट को
पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना है तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है पब्लिक हेल्थ। और दूसरा बात, एजुकेशन जो है ये पार्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का। 3 लिस्ट होती है टोटल। यूनियन लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं उस पर सेंटर काम करता है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे उस पर स्टेट काम करता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे उस पर दोनों मिलके काम करते हैं। एजुकेशन ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है तो दोनों मिलके इस पे काम करेंगे, ये हमें पता चलता है। और हम यही कहेंगे कि ऑल स्टेट नीड टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। जब भी आप एडमिशन प्रोसेस जब फ्रेम करो तो सभी स्टेट्स को पूछना चाहिए, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है एजुकेशन। तो पूछिए, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ हिस्सा है स्टेट का, स्टेट में पब्लिक हेल्थ अगर उनका हिस्सा है तो डॉक्टर पब्लिक हेल्थ का कहीं ना कहीं ख्याल रखते हैं, तो स्टेट्स को जरूर पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। तो डिबेट चल रहा है ऑन नीट टचेस ऑन ब्रॉडर इशू, एजुकेशनल इक्वलिटी और फेडरलिज्म की बात हो रही है। फेडरलिज्म यानी 2 सरकारें जहाँ होती है उसको फेडरलिज्म कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर फेडरलिज्म है तो दोनों गवर्नमेंट ने मिलके सोचना चाहिए और ये निर्णय लेने चाहिए, ये हमको यहाँ पे पता चलता है। अब बात ये है कि नीट इज रिडल्ड विथ प्रॉब्लम, व्हाट आर अल्टरनेटिव्स? अल्टरनेटिव्स क्या रहेंगे? अब सबसे पहले इंस्टेड ऑफ सिंगल क्रॉस सेक्शनल असेसमेंट हम कहेंगे, एक ये क्रॉस सेक्शनल असेसमेंट जो हम कर रहे हैं नीट नाम का, या अ समेटिव असेसमेंट होना चाहिए और 2 और 3 ईयर्स ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चों के स्कूल्स में 3 साल या 2 साल तक क्या परफॉर्मेंस रहे ये भी देखना चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम के अलावा हम कहेंगे कि एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होनी चाहिए, वो भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस को और अच्छा बना सकती है। दूसरा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है मेडिकल एंट्रेंस प्रोसेस के, वो ये रहने चाहिए कि स्टूडेंट विथ हाई एवरेज मार्क्स गेन एडमिशन नॉट ओनली टू गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेजेस। हम कहेंगे कि मेनली क्या है कि जो स्टूडेंट्स हाई एवरेज मार्क्स, अच्छे मार्क्स ले रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट रन कॉलेजेस में तो एडमिशन मिलेगी, बट बाकी कॉलेजेस में भी उनको एडमिशन के लिए कुछ प्रोविजंस रखने चाहिए। यानी हम कहेंगे थोड़ा फीस का थोड़ा सा कम ज़्यादा देखना चाहिए, अच्छे मार्क्स है तो फीस ज़्यादा चार्ज नहीं होनी चाहिए उन बच्चों को। तो गोल जो है शुड बी इंश्योर दैट पीपल आर फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन, उनको भी कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए और उनको भी ये सपना पूरा करने का पूरा अधिकार है। मार्क्स कम है थोड़े से बट अच्छे है तो बच्चा जो है वो 50,000 के बाद जो सीट्स बची है, यानी 60,000 के बाद जो सीट बची है 50,000 प्राइवेट कॉलेजेस की, उसको वहाँ जाना पड़ेगा। बट गरीब बच्चा तो एडमिशन लेगा नहीं क्योंकि उसके पास तो पैसे है नहीं फ़ी भरने को। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि तमिलनाडु ने हमेशा नीट नाम के एग्ज़ाम को अपोज किया है, हमेशा ये अपोज में रहे हैं कि इस तरह के हमें एग्ज़ाम्स नहीं होना, हम तो हाई स्कूल के परफॉर्मेंस भी देखेंगे। नीट बोलता है कि हाई स्कूल के परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ पास करना है। तमिलनाडु बोलता है हम वो भी देखेंगे। 2021 में तमिलनाडु ने एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी जिसमें खुद जस्टिस RK राजन थे। ये राजन कमेटी जो थी उन्होंने ये कहा था, कुछ एविडेंस दिखाए थे उन्होंने कि हाउ रूरल स्टूडेंट्स फ्रॉम तमिल मीडियम स्कूल्स लॉस्ट आउट heavily in clearing NEET, है ना, between 2017 to 21 from an average 15% admissions of Tamil medium students, the number had fallen to 1.6 to 3.2%। यानी जो तमिल मीडियम कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से यहाँ पे मेडिकल फील्ड में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, ड्रॉप होते जा रहे हैं। यानी जो बड़े बड़े हाई लेवल के कॉलेजेस स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं को ये मौका मिल रहा है। ये तमिलनाडु ने दिखाया भी, एविडेंस भी इसके दिखाए हैं। तो क्लियरली नीट जो होता है डिसएडवांटेज रूरल एंड पुअरर स्टूडेंट्स पक्का 100% ये होते हुए दिखा है। क्योंकि नीट का मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो एडमिशन्स मिल जाएगी, बट जो बच्चे नीट को क्लियर भी कर रहे हैं ये सवाल उठता है क्या वो प्राइवेट कॉलेज से अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हैं क्या इतने हाई फीस के बावजूद। बहुत सारे इसके पीछे इश्यूज है, देखते हैं हमारी सरकारें इसको किस तरह से सॉल्व करती है। आई होप कि ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और ये कोई मजाक नहीं है, ये हेल्थ का इशू है। अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे तो अच्छा इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा तो हमारे देश का जो हेल्थ सेक्टर है ये ग्रो करेगा, हमारे यहाँ बीमारियाँ कम होगी, इलाज अच्छे होंगे। बहुत ज़रूरी है अच्छे डॉक्टर्स को सिलेक्ट करना। तो ये जो पहला करंट अफेयर था इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस, जैसे मैंने आपको बताया। चलिए दूसरे करंट अफेयर की ओर चलते हैं और दूसरा करंट अफेयर है इंडिया और पाकिस्तान को लेके। चलिए इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक्सचेंज कर रहा है लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स। हम कहेंगे कुछ प्रिजनर्स यानी कैदी लोगों को इंडिया और पाकिस्तान लोग के जो हम कहेंगे गवर्नमेंट्स है वो यहाँ से वहाँ भेज रही है। और ये आता है इंटरनेशनल रिलेशंस से, या फिर जो बाकी एग्जाम्स है जहाँ इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होगा वहाँ करंट अफेयर्स से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली
इंडिया और पाकिस्तान जो होता है उन्होंने एक्सचेंज की एक लिस्ट सिविलियन प्रिजनर्स की, यानी जो लोगों को कैद किया गया था इंडिया के पाकिस्तान में और जो पाकिस्तानियों को इंडिया ने कैद किया था, ऐसे लोगों को अब यहाँ एक्सचेंज किया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। और कुछ फिशरमैन को जो कि फ़िश पकड़ने जाते थे पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास, थोड़ा सा आगे जाके पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर में आ गए, फ़िश पकड़ते पकड़ते, और वो लोगों को फिर पाकिस्तान कैद कर लेता था। ऐसा कुछ इंडिया में हुआ तो पाकिस्तानी करके हम उसको कैद कर लेते थे। तो ये सब चीज़ों के बाद अब ये डिसीजन लिया गया है कि अब हम लोग साइमल्टेनियसली जो है ये लोगों को मेनली हम कहेंगे कि एक्सचेंज करेंगे। और दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में ये डील हुई है। दिल्ली इंडिया का कैपिटल, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल, ये होता है। चलिए अबाउट सबसे पहले देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में क्या क्या हमें पता चलता है। अंडर द प्रोविजन, जो प्रोविजन है उसमें बायलैटरल प्रोविजन काय के, याद रखिएगा प्रोविजन की बात कर रहा हूँ बायलैटरल एग्रीमेंट के। बायलैटरल यानी दो देशों के बीच में हुए एग्रीमेंट। दो देश कौन से? एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को कहा जाता है एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस 2008। जो लिस्ट है वो बताई गई है जिससे हर साल 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, याद रखिएगा 1 जनवरी और 1 जुलाई को लिस्ट बनाई जाती है कि कितने लोगों को देश में वापस भेजा जाएगा। जैसे जिनको पाकिस्तान ने पकड़ के रखा है वहाँ पे जैसे इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग हो जाएगी, बाद में लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन कौन से कैदियों को अब इंडिया वापस भेजा जाएगा, और जिनको इंडिया ने पकड़ा था उनकी लिस्ट बनाई जाएगी कि किन किन को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। इस तरह से यहाँ चलता है। इस एग्रीमेंट का सेक्शन 4, ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट है इसका सेक्शन 4 कहता है कि दोनों नेशन के जो गवर्नमेंट्स होते हैं मस्ट ऑफर कंसुलर एक्सेस टू सिटीजन्स ऑफ अदर नेशन। हम कहेंगे कि वापस से उन्होंने वापस भेजना चाहिए, ऐसा सेक्शन 4 कहता है। विद इन 3 मंथ्स, ये अच्छे से याद रखिएगा, 3 महीने के भीतर ऑफ देयर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट, इन पे बातचीत हो जानी चाहिए। जब आप इंडिया के किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हो तो सेक्शन 4 ये बायलैटरल एग्रीमेंट का कहता है कि इंडिया के साथ 3 महीने के भीतर इस बारे में बातचीत हो जानी चाहिए। और जब भी इंडिया किसी पाकिस्तान के व्यक्ति को कैद करेगा तो हमने पाकिस्तान के साथ इस बारे में 3 महीने के भीतर बात कर लेनी चाहिए। और अगर बातचीत से पता चल रहा है कि उसको छोड़ना है तो उसकी लिस्ट बना के एक तो 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई को उसको वापस अपने देश भेज देना है। सेक्शन 5 जो है इस एग्रीमेंट का वो ये कहता है कि दोनों गवर्नमेंट जो होते हैं उन्होंने रिलीज करना चाहिए इंडिविजुअल्स को विद इन 1 मंथ ऑफ कंफर्मिंग देयर नेशनल स्टेटस। जब पता चल जाता है या फिर उनके जो भी सेंटेंसेस उनको सजा दी थी जब वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद 1 महीने के भीतर जब भी आपने कंफर्म कर दी है लिस्ट, उसके 1 महीने के भीतर आपने वापस भेज देना चाहिए। ये भी यहाँ पे कहा गया है, जो कि हम कहेंगे कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट का सेक्शन 5 है। तो देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा ये एग्रीमेंट है जिससे हम कैदियों को यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है उन्होंने अर्ली रिलीज मांगा था कि भाई जो भी हमारे सिविलियन सिटीजन्स हैं उनको वापस से भेज दिया जाए जल्दी। जो भी लोगों को आपने पकड़ा है, जो भी फिशरमैन को आपने पकड़ा है, उनके बोट के साथ पकड़ा है, मिसिंग हम ये सब है तो इसके साथ भेज देना चाहिए। या फिर जो हमारे मिसिंग इंडियन डिफेंस पर्सनल है पाकिस्तान के कस्टडी में जो रखे गए हैं उनको छोड़ देना चाहिए। इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हमारे कुछ मिलिट्री वालों को आपने पकड़ के रखा है, कुछ फिशरमैन को पकड़ के रखा है, कुछ लोगों को पकड़ के रखा है, उन्हें रिलीज कर दो जल्द से जल्द। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान ने एक्सचेंज किए हैं सिविलियन प्रिजनर्स ऑफ फिशरमैन, है ना, जो फिशरमैन है उनको रिसेंटली ये जो है वो एक्सचेंज हुए। मैंने बताया 1 जुलाई को होता है, 1 जुलाई अभी रिसेंटली आके गया है। तो हम कहेंगे ये भेजा गया है, न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में ये एक्सचेंज हुआ है अंडर द प्रोविजन ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन कंसुलर। ये जो आपने देखा, ये जो आपको सेक्शन मैंने बता दिए और ये सब हम यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू, जिसमें आपको ये न्यूज़ देखने मिलती है कि किस तरह से जो एक्सचेंज है वो होता है। और सबसे मेन बात याद रखिएगा, बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस 2008, ये एक एग्रीमेंट है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। और इसके 2 सेक्शन याद रखेगा, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा एग्रीमेंट याद रखना है, सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ न्यूज़ में रही है, जो बातें न्यूज़ में रही है उसी को याद रखना है। अदरवाइज ये पूरा बायलैटरल एग्रीमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये करता क्या है ये याद रखना, प्रिजनर्स का एक्सचेंज करता है। दूसरा कौन से डेट्स को होता है वो याद रख लेना, 1 जनवरी और 1 जुलाई। देखोगे तो 6 महीने बाद होता है, ऐसा समझ दिमाग में रख लो। जनवरी से फिर जाओगे तो जुलाई में होगा, जुलाई से के बाद फिर जनवरी में होगा। तो हम कहेंगे कि सेक्शन 4 और सेक्शन 5 क्या कहता है वो याद रख लिया, बस खेल खत्म, इतना आपको याद रखना है। अगला करंट अफेयर देखने मिलता है क्लासिकल लैंग्वेज का। इस देश में क्लासिकल लैंग्वेजेस
का जो दर्जा है, स्टेटस, वो कुछ लैंग्वेजेस को मिला है। वो लैंग्वेजेस कौन सी है ये भी आपको पता चलेगा। पहले तो हम ये करंट अफेयर कौन से सिलेबस में जाता है ये देख लेते हैं। सिलेबस में जाता है आर्ट एंड कल्चर के, तो आर्ट एंड कल्चर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया को लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिवाइज कर रही है क्राइटेरिया को कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने वाला क्राइटेरिया कुछ बनाया गया था पहले। हर भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिलता है। जो भी लैंग्वेज इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया बताया उसको पूरा करता है, उसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। ये भी आपको आगे बताऊंगा वो क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं, सब पता चलेगा। रिकमेंडेशन किसने दिया है ये याद रखना, कल्चर मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने दिया है। और उन्होंने एक कमिटी बनाई थी, कल्चर मिनिस्ट्रीज लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी। ये जो कमिटी है लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी, उन्होंने कहा है कि जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ चेंजेस लाए जाए जिससे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो रिवाइज क्राइटेरिया जो अभी है उसको गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई करेगी अपने गैजेट में, नोटिफिकेशन के थ्रू। जब अप्रूवल मिल जाएगा उसको बाय यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट अप्रूवल दे देगा तब ये हो जाएगा। लैंग्वेजेस जैसे मराठी जैसी लैंग्वेजेस जो है उनको भी ये हो सकता है कि ये क्राइटेरिया के बाद इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाए। मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं है, हो सकता है कि इस क्राइटेरिया को चेंज करने के बाद मराठी भी क्लासिकल लैंग्वेज बन जाए। तो नए क्राइटेरिया आने तक रुकना होगा मराठी जैसे लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए। फिलहाल जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है वो याद रखना बहुत ईजी है। आपको पहले बता देता हूँ, साउथ की सभी लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस है। साउथ में मेनली 4 लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये तो है ही क्लासिकल लैंग्वेज। उसके अलावा एक संस्कृत है और एक ओडिया है। इतनी आपको देखने मिलती है क्लासिकल लैंग्वेज। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी आगे पढ़ेंगे। की टेक अवेज, क्लासिकल लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जो कहीं ना कहीं जिसमें लिटरेचर का डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, जिसका कल्चर काफ़ी अलग है, सोसाइटी में काफ़ी बोली गई है। तो करंटली ऐसी 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस मिला है। ये जो लैंग्वेजेस होता है इनको इसीलिए जाना गया है क्योंकि विरासत में मिली हुई भाषाएं हैं, बहुत पुरानी एक्सक्यूज मी, यानी हम कहेंगे कि एंशियंट टाइम से ये मिली हुई लैंग्वेज है। रिच हेरिटेज यहाँ पे उस लैंग्वेज का है, यानी बहुत बड़ा एक विरासत में मिली हुई हमारी है। हमारे पुराने पुराने एंशियंट टेक्स्ट जो है ये इसमें लिखे जाते हैं। काफ़ी बार ये डिस्प्यूट चलता है कि तमिल ज़्यादा पुरानी है या संस्कृत ज़्यादा पुरानी है। ये डिस्प्यूट का जवाब फिलहाल तो लोगों के पास क्लियरली नहीं है, बट काफ़ी सारे संगम लिटरेचर से पता चलता है कि शायद तमिल संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। तमिल पहली लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, उसके बाद फिर बाकी भाषाओं को मिला है। तो हम कहेंगे तमिल संस्कृत से भी पुरानी, क्योंकि बहुत पुराने पुराने लिटरेचर तमिल में पाए गए हैं। और ये जो है जैसे कि हम कहेंगे एट्टुटोगई हो गया, पटिनेन किल्लकन्नकू, ये सब जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ये सब भाषा तमिल के लिटरेचर्स के कुछ नाम है। एट्टुटोगई ये सब जो है ये पूरे नाम है। पट्टिनेन किल्लकन्नकू जो है वो काफ़ी फेमस लिटरेचर है संगम लिटरेचर में से। उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस जिनको मिला है, ऐसी 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाओं के नाम देख लेते हैं। पहली तमिल है जिसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। दूसरी संस्कृत है जिसको 2005 में ये स्टेटस दिया गया। तीसरी लैंग्वेज कन्नड़ा बनी जिसको 2008 में ये स्टेटस मिला। और तीसरी ही लैंग्वेज तेलुगु भी बनी जिसको 2008 में ही स्टेटस मिला। यानी ये हो गई टोटल 4 लैंग्वेजेस। 5वीं जो लैंग्वेज है वो है मलयालम जिसको 2013 में स्टेटस मिला। और आखिरी जो भाषा अभी तक स्टेटस लेने वाली है वो है ओडिया जिसको 2014 में ये स्टेटस मिला। 2014 के बाद से किसी भी लैंग्वेज को अब तक के लिए क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है। पिछले 10 साल में कोई भी लैंग्वेज इस लिस्ट में ऐड नहीं हुई है। ये जितनी भी लैंग्वेजेस होती है क्लासिकल लैंग्वेजेस, ये पूरी की पूरी 8 शेड्यूल में भी है। अगर आप 8 शेड्यूल पढ़ोगे तो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है और ये पूरी भाषाएं जो है ये सभी लैंग्वेजेस उस 8 शेड्यूल का हिस्सा है। ये हमें देखने मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ। कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा कि सबकी सब क्लासिकल लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में आपको देखने मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो होता है उन्होंने गाइडलाइंस दी है क्लासिकल लैंग्वेज किसको बनाया जाता है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या कहता है कि कौन कौन क्लासिकल लैंग्वेज बन सकता है। अब ये रिवाइज किया जाने की सोचा जा रहा है। तो देखिए जो गाइडलाइंस दी है कि क्लासिकल लैंग्वेज किसको बनाया जा सकता है, पहली बात तो वो बहुत एंटीक होनी चाहिए, उसकी हाई एंटीक्विटी होनी चाहिए। दूसरा, पहले अर्लियर टेक्स्ट उसमें देखने मिलने चाहिए। 1500 से 2000 साल पुराने जो टेक्स्ट है उस भाषा में मिलने चाहिए। मराठी के मिल गए तो मराठी को भी ये दर्जा दे सकते हैं। तो ये जो 6 लैंग्वेजेस आपने पढ़े सुने ऊपर, ये सब नाम वाली जो लैंग्वेजेस है ये सब चीज़ों को पूरा कर रही है।
दूसरा, अब बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट होनी चाहिए, आपको कुछ वैल्यूएबल हेरिटेज मिलना चाहिए और अब तक भी बोलने वाली कुछ जनरेशन्स होनी चाहिए उस भाषा को। पुराने टेक्स्ट मिलने के अलावा जनरेशन ऑफ स्पीकर्स भी आपको दिखने चाहिए। लिटरेरी ट्रेडिशन जो है वो ओरिजिनल होने चाहिए, कहीं से भी बोरोड नहीं रहने चाहिए, किसी भी अलग स्पीच कम्युनिटी से वो बोरोड नहीं रहने चाहिए, अपना ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए। हमको लगता है कि साउथ में जो लोग रहते हैं वो सब अपनी भाषा समझ सकते हैं, साउथ की ऐसा नहीं है। जो तमिल समझता है ज़रूरी नहीं है मलयालम उसको समझ में आ रही है, जो मलयालम समझता है ज़रूरी नहीं उसको कन्नड़ा समझ में आ रही है, जो कन्नड़ा समझ रहा है ज़रूरी नहीं उसको तेलुगु समझ में आती है, ठीक है। क्योंकि मेरा खुद का एजुकेशन तमिल स्कूल में हुआ, मेरे ज़्यादातर साउथ के जो दोस्त थे वो चारों स्टेट से रहे, चारों भाषा बोलने वाले, बट मैंने ये चीज़ देखी कि जब उसके घर में बात की जा रही है कन्नड़ा में और मैं मलयालम दोस्त के साथ जा रहा हूँ, किसी मलयाली दोस्त के साथ, तो मैं उसको पूछता था कि भाई क्या बोल रहा है इसने, तो उसने बोला ये मुझे नहीं समझती, ये तो कन्नड़ा है। मैं बोला मुझे सुनने में तो सब सेम लगता है, चारों भाषाएं। तो बोला कि ऐसा नहीं होता है, हमारी भाषाएं अलग अलग है, तुझे एक भी वर्ड नहीं समझ रहा है इसलिए तुझे सब सेम लग रही है। तो ऐसा है, बट सभी लैंग्वेजेस अलग है, तभी तो वो अलग अलग करके क्लासिकल लैंग्वेज बनाई गई है, क्योंकि ओरिजिनल है, बोरोड नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो होते हैं वो अलग रहने चाहिए मॉडर्न लिटरेचर और लैंग्वेज से। मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस से काफ़ी अलग है ये भाषा है, इसलिए ये होनी चाहिए। और इसमें डिसकंटिन्यूटी रही तो भी चलता है, पहले जो चल रहा था और अभी जो चल रहा था, बीच में गैप आ गई, बीच में भाषा बोलने वाले लोग ही नहीं मिले तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मॉडर्न भाषा से अलग रहनी चाहिए, ये हमें पता चलता है। क्या मिल जाता है क्लासिकल लैंग्वेज बन के? अगर कोई भाषा क्लासिकल लैंग्वेज बन गई तो ऐसा भाई उसके साथ क्या अच्छा हो जाता है, ये हम देखते हैं। पहला, एक बार अगर आपकी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज बन गई तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। पहला, 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं जो इस भाषाओं में स्कॉलर्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ वर्क किए हैं, इन 6 भाषाओं में से एक पे मैंने किताब लिखी है, तो मुझे नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड दिया जाता है। पूरे इंडिया से ऐसे 2 लोग हर साल सिलेक्ट होकर उनको अवार्ड यहाँ पे मिलते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाता है ताकि ये भाषा में आप पढ़ सको। पूरे इंडिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं जहाँ ये 6 भाषाएं सिखाई जाती है। तो देखो आपकी भाषा को कितना प्रमोशन होता है। अगला, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो उन्होंने बोला है कि जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें बच्चों को ये ऑप्शन रहेगा कि वो इन 6 भाषाओं में से एक लैंग्वेज में भी कोई कोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं इन 6 भाषाओं में से किसी एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हूँ तो मुझे प्रोफेसर की भी एक पोस्ट मिल सकती है बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि इन 6 के अलावा बाकी लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट्स को मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, एक बार क्लासिकल लैंग्वेज बन गई तो फ़ायदे ही फ़ायदे। इन चीज़ों को मराठी लैंग्वेज पूरा नहीं कर रही थी, इस क्राइटेरिया को, क्योंकि बोरोड नहीं होनी चाहिए। मराठी लैंग्वेज जैसे वर्ड्स काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में है, हिंदी भी नहीं बन सकती क्योंकि हिंदी के भी लैंग्वेज वर्ड जो है वो बंगाली और इधर उधर पंजाबी थोड़े थोड़े मिक्स दिखते ही इधर उधर, तो वो ये सब लैंग्वेजेस नहीं बन सकती। तो अगर क्राइटेरिया बदल दिया जाए तो पॉसिबिलिटी है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो करंट अफेयर था क्लासिकल लैंग्वेज को लेके, इसका सोर्स था द हिंदू। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है क्लासिकल लैंग्वेज को लेके। अगला है ऑस्ट्रिच का नेस्ट मिला है, कितना पुराना, 41,000 इस साल पुराना एक नेस्ट पाया गया है। यानी ये चीज़ अब पता चल रही है कि भाई ऑस्ट्रिच कब से है, क्या है, ये अब उस नेस्ट से पता चलता है। तो चलिए अगला करंट अफेयर हमें बता रहा है कि हमको ऑस्ट्रिच का एक नेस्ट मिला है और ये सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। ऑस्ट्रिच एक बहुत ही बढ़िया जानवर है, काफ़ी तेज भागने वाला जानवर है ना, और वो उसके एग भी होते हैं, बड़े बड़े एग होते हैं ऑस्ट्रिच के। तो उसका नेस्ट मिला है, नेस्ट बना के अब ये जो नेस्ट है उसमें वो रहते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो हिस्ट्री पे काम करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो एक्सकेवेशन करते हैं हिस्टोरिकल साइट्स के, उनको एक्सकेवेशन करते करते 41,000 ओल्ड ऑस्ट्रिच का नेस्ट पाया गया है। और वो पूरे फॉरेन में कहीं ऐसा मत समझे बाहर, हमारे ही देश में एक जगह है प्रकाशम करके, आंध्र प्रदेश में ये पाया गया है। दिस प्रोवाइड्स क्रूशियल इंसाइट इनटू एक्सटिंक्शन ऑफ मेगाफोना। एक एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया से, ऑस्ट्रिच नाम का, वो दिखाई नहीं देता है। तो हमें पता चल रहा है कि 31,000 साल पहले वो यहाँ पे था, ये तो एविडेंस है। तो यानी हम कहेंगे इसका वेट जो है वो 50 किलो से भी ज़्यादा होता है। ये मेगाफोना है, फोना यानी जो हवा में उड़ने वाले जानवर ये होते हैं बर्ड्स, उनको फोना कहा जाता है। ये यानी हम कहेंगे एविफोना कहा जाता है। फोना यानी तो एनिमल, और उसमें भी मेगा फोना यानी बड़े बड़े एनिमल्स। तो ये फोना यानी आपको एनिमल्स पता है, बट एविफोना यानी हवा में उड़ने वाले एनिमल्स, और उसके अलावा मेगा फोना यानी बड़े बड़े एनिमल्स। उसमें से एक ऑस्ट्रिच है जिसका वेट 50 किलो से भी ज़्यादा होता है। अब अर्ली एविडेंस देखो इंडिया में, अभी तो इंडिया में पाया नहीं जाता है,
ऑस्ट्रिच के कुछ फॉसिल्स हमने देखे। 1884 में हमको ऑस्ट्रिच के कुछ फॉसिल्स मिले, उससे पता चला कि इंडिया में ऑस्ट्रिच रहते होंगे। कब रहते थे ये पता करना मुश्किल हो गया। एक जगह है ढोक पाठन करके, वहाँ पे आपको ये देखने मिला, जो कि अपर शिवालिक हिल्स में आते हैं पाकिस्तान के। तो तब इंडिया पाकिस्तान अलग होने का था, 1884 में इंडिया का ही हिस्सा था ये अपर शिवालिक हिल्स जो पाकिस्तान में आते हैं। तो यहीं पे ये ऑस्ट्रिच के कुछ फॉसिल मिले, तो हमें ये पता लग गया कि इंडिया में ऑस्ट्रिच रहे होंगे कभी ना कभी। डिस्कवरी हुई ऑस्ट्रिच के फॉसिल की जब हिमालय में, ये इंडिकेट करते हैं कि किस जगह रहते हैं। ये एरिया ड्रायर होगा, कूलर पीरियड्स होंगे पास्ट में, और इंडिया का मानसून जो होगा वीक होगा, क्योंकि ऑस्ट्रिच को रहने को जो क्लाइमेटिक कंडीशन लगती है वो हिमालय कैसे सपोर्ट कर रहा है। इससे हमें पता चला कि पहले इंडिया में बारिश कम होती होगी हिमालय वाले रीजन में। देखो ऑस्ट्रिच का मिलने से कितने सारे हमारे ये देश के राज खुलते गए। हिमालय में ड्रायर होगा, कूलर पीरियड होंगे, ठंडी ज़्यादा होगी, बारिश कम होगी, इसलिए ऑस्ट्रिच वहाँ पाया गया होगा, ये हमें पता चलता है पहले। लेटर ऑस्ट्रिच का एक्सेल बीड्स एंड एनग्रेविंग्स हमें मिले, जो कि हमको अंडे के जो ऊपर का होता है, एक के ऊपर का शेल, वो मिला और उसके साथ साथ उसके कुछ हमें अवशेष मिले। ये जो मिले तो ये 50,000 से 40,000 साल पुराने थे। ये हमें उसको देख के स्टडी करके पता चला। और ये कहाँ मिले, तो ये मिले अपर पैलियोलिथिक साइट में, यानी स्टोन एज वाली एक साइट है पटने करके, और ये है महाराष्ट्र में। 1989 में हमें एक के शेल भी मिले। इस दूसरा इशारा कि हमको ऑस्ट्रिच हमारे देश में रहा करता होगा। अब वो कहाँ देखने मिला, महाराष्ट्र के पास, यानी महाराष्ट्र की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी उसको सपोर्ट कर रही थी। 2017 में और एविडेंस मिले, ऑस्ट्रिच राजस्थान में था, ये भी पता चला। इतना ही नहीं तो मध्य प्रदेश में भी उसके कुछ एविडेंस मिले और गुजरात में भी मिले, और ये एविडेंस 25,000 साल पुराने हैं, यानी 25,000 साल पुराना ऑस्ट्रिच था। ये एविडेंस तो यहाँ मिल गए। उसके अलावा 50 से 40,000 साल पुराना ऑस्ट्रिच था, ये भी एविडेंस मिल गए। तो पहले पता चला कि बहुत पुराने टाइम से ही ऑस्ट्रिच हमारे बीच है। ऑस्ट्रिच की बात करें तो अब हमें मिल गया है 31,000 साल पुराना उसका नेस्ट जिसमें वो रहता था। ये और एक इशारा कर रहा है कि ऑस्ट्रिच इंडिया में रहते थे। ऑस्ट्रिच चले गए, ऑस्ट्रिच गायब हो गए, क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ गई, क्लाइमेटिक चेंजेस आए, ऑस्ट्रिच एक्सटिंक्ट हो गए। हो सकता है ऑस्ट्रिच का शिकार हुआ या जो भी हुआ। ऑस्ट्रिच की बात करें तो ऑस्ट्रिच जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो मेनली इसका नाम है स्ट्रुथियो कैमेलियस करके इसका नाम है साइंटिफिक नेम, और ये है ऑस्ट्रिच जिस नाम से हम इसको जानते हैं। IUCN स्टेटस, IUCN जो है वो एक लिस्ट है, लिस्ट आप एनवायरमेंट में पढ़ते हो, वो लिस्ट में अलग अलग स्टेटस दिए जानवरों को। कोई एंडेंजर्ड है, कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वालों के बहुत कम स्पीसीज बचे हैं, जिसके ज़्यादा स्पीसी बचे हैं उनको लिस्ट कंसर्न में डाला गया है। तो वर्ल्ड में इनके स्पीसीज अच्छे, इंडिया में सिर्फ नहीं देखने मिल रहे, तो वर्ल्ड पे तो ये लिस्ट कंसर्न में डाला गया है। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, 2 से 2.8 मीटर टॉल होता है, काफ़ी ऊंचा आपको देखने मिलता है, और इसका वेट 90 से 160 kg इसका वेट होता है। बहुत भारी जानवर है, 50 किलो से भारी है। ऐसा मत समझो आप एक ऑस्ट्रिच को ऐसे उठा के लेके जा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। नहीं तो बाकी बर्ड्स को आप ऐसे उठा के लेके जाते हो, ऑस्ट्रिच को उठाने के लिए 2-3 लोग लगेंगे। 90 किलो का कोई जानवर है जिसको आप लेके जा रहे हो, कोई मजाक थोड़ी है। फ्लाइटलेस बर्ड्स ये हैं, ये उड़ते नहीं हैं, भागते हैं, ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो एक्सेप्शनल रनर्स एंड स्पीड अप, इसकी स्पीड 43 माइल्स पर आवर के स्पीड से वो भाग सकता है। 43 माइल्स यानी इंटू 1.4 के आसपास करोगे तो आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाएगी इसकी। काफ़ी तेज़ भागने वाला जानवर ऑस्ट्रिच। कहाँ का नेटिव है, कहाँ का है ये ओरिजिनली अफ्रीकन के सवाना का है, और वहाँ के डेजर्ट्स में पाया जाता है, जैसे सोमालिया, इथियोपिया, केनिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे देशों में ऑस्ट्रिच पाया जाता है, वही के ये नेटिव है। और ये छोटे छोटे हर्ड्स में रहते हैं, यानी हम कहेंगे कि बहुत बड़ा झुंड नहीं होता है, इनका झुंड काफ़ी छोटा होता है, डजन से भी कम झुंड होता है। 1 डजन में पकड़ लीजिए, 1 डजन में 12 आते हैं, तो 12 से भी कम लोग एक झुंड में रहते हैं। झुंड में रहते हैं बट बहुत बड़ा झुंड नहीं होता है, और लेड बाय मेल्स हु प्राइमरीली मेट विद द लीडिंग फीमेल, ऐसा होता है। तो इनकी मीटिंग भी होती है। अगर देखा गया तो ये मेल होता है जो लीड करता है उस ग्रुप को, और उसकी मीटिंग जो लीडर होगी उस ग्रुप की फीमेल उसी के साथ होती है। ये सब लोग सोच समझ के करते हैं, और फिर वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, एक या जितने भी बच्चों को देंगे। लीडर के बीच में होती है मीटिंग, ऐसा है।
तो इनके नियम है, ये अलग अलग नियम से चलने वाला जानवर है जिसको हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। उनके लीडर को पता है कि उसको किसके साथ रिलेशन बनाना है, एक फीमेल लीडर के साथ ही बनाना है, और आने वाला ऑस्ट्रिच जो होगा वो उसमें भी लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। इनको भी दिमाग होगा शायद इतना। तो हम कहेंगे कि ये जो करंट अफेयर था ऑस्ट्रिच को लेके, इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। एक और अच्छी न्यूज़ हमें देखने मिली ऑस्ट्रिच को लेके, और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और एनवायरमेंट से है तो क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगली एक और न्यूज़ है बायोस्फीयर रिजर्व को लेके, और ये भी न्यूज़ एनवायरमेंट में जा रही है। कुछ कुछ एरियाज़ को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बायोस्फीयर रिजर्व पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसका हम कहेंगे कि एनवायरमेंट में पोर्शन जाता है। बायो यानी लाइफ और स्पीयर यानी हमारा अर्थ पे जहाँ जहाँ बहुत वेराइटी ऑफ लाइफ देखने मिलती है उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बना के उस एरिया में इन स्पीसीज़ को हम प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे एरियाज़ को डिक्लेयर किया जाता है। यूनेस्को ने रिसेंटली 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को डाला है, और बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में आ गए तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐड किए गए। इंडिया से कोई है नहीं अभी फ़िलहाल नए लिस्ट में, पुराने इसमें काफ़ी सारे इंडिया में। ऐसा मत समझिएगा कि इंडिया में कोई बायोस्फीयर रिजर्व ही नहीं है, बट इंडिया वाला अभी नया कोई नहीं डाला गया है। जो जो देश से नए डाले गए वो देश का नाम है कोलंबिया, इटली, मंगोलिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये देश से यहाँ पे डाले गए हैं। अब बैकग्राउंड में आते हैं। ये जो रिजर्व्स होते हैं इसमें 2 ट्रांसबाउंड्री साइट्स है, यानी 2 साइट ऐसी है जो ट्रांसबाउंड्री यानी जहाँ पे 2 देशों के में वो एरिया आता है, ऐसे एरिया को ट्रांसबाउंड्री साइट कहते हैं। जो जिसकी हम कहेंगे जो एरिया है वो 2 देशों में जाके मिलता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कोई कॉमन एरिया होगा तो उसको कहेंगे ट्रांसबाउंड्री एरिया। तो ऐसी भी साइट्स है, इसमें कुछ ऐसी 2 साइट्स है, और इनका एम यही है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। बायो यानी लाइफ, डाइवर्सिटी यानी वेराइटी। तो वेराइटी जो लाइफ की वेराइटी है यानी अलग अलग जो प्लांट्स और एनिमल है, इन सबको हमें क्या करना चाहिए, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं ये लाइफ, जो जानवर है, ये सब लोग, जो प्लांट्स है वो सब, क्लाइमेट चेंजेस के कारण इनका नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को हम ठीक करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। ये चीज़ें आपको पता चलती है। चलिए की टेक अवेज देखते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड एरिया होता है, जिसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, तो हम कहेंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस इज यूनेस्को। रिजर्व जो है इनका एम यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप तो कर रहे हो, आप अपने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट काट रहे, बिल्डिंग्स बना रहे, बट भाई एक चीज़ याद रखो, साथ साथ में कुछ एरिया को प्रोटेक्ट करके रखो। यहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ मत करो। हमको बैलेंस बनाना है, कुछ एरियाज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करो तो कुछ एरियाज़ में जो लाइफ है उसको भी जगा दो, नेचर को जगा दो। इसलिए हम यहाँ पे कल्चरल प्रिजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन ये सब करते हैं। तो इस रिजर्व बनाने का काम यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ आपका कल्चर और आपका नेचर ये भी कंजर्व हो जाए। क्राइटेरिया क्या है, किसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा सकता है? जो साइट है वो सबसे पहले प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, वहाँ पे प्रोटेक्टेड वो साइट रहनी चाहिए, यानी वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे उनको मारना, कुछ प्लांट्स ट्रीज को काटना अलाउड नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कोर, मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया। अब कोर एरिया कौन सा होता है? जब भी आप किसी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा है तो एक बीच का एरिया होता है, इसको कोर एरिया कहते हैं। इस कोर एरिया में आपको जाना अलाउ नहीं होता है। ये जो कोर एरिया होता है यहाँ पे टूरिस्ट को जाना अलाउ नहीं है। अगर टूरिस्ट यहाँ जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। यहाँ पे जानवर रहते हैं, ये जानवरों का घर है कोर एरिया। इस कोर एरिया में इंसानों को जाना अलाउ नहीं है। उनको कुछ तो जगह हो ना जहाँ वो डिस्टर्ब ना रहे, जहाँ वो रह सके। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग अगर कोर एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं पैसे खिला के, करप्शन करके, और वहाँ आप मारे गए तो आपके रिकॉर्ड्स भी नहीं बता पाएगा कोई कि आपका क्या हो गया। यहाँ पे रिस्क है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो टाइगर जैसे जो खतरनाक जानवर है वो अंदर बैठे होते हैं कोर एरिया में। टाइगर घूमते घूमते बाहर आता है, जब ये बाहर आता है तो इसकी साइटिंग होती है। जो टूरिस्ट जाते हैं या फिर जो जंगल सफारी करने लोग जाते हैं उनको टाइगर यहाँ देखने मिलता है जब वो यहाँ घूमने आता है। टाइगर का जंगल है, टाइगर घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। टाइगर आपसे नहीं डरता है, वो घर उसका है।
वो अपने घर में आपसे क्यों डरेगा? आप मेहमान करके उसके घर में जाते हो जब आप जंगल सफारी करते हो। तो ऐसे वक्त आपको प्रोटेक्टेड एरिया होने के कारण वहाँ उतरना, वहाँ पे खेती करना, वहाँ घर बनाना ये अलाउड नहीं होता है, जो प्रोटेक्टेड एरिया। और कोर एरिया को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसे एरिया को ही हम बना सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये बातें आपको पता चलती है ताकि नेचर का कंजर्वेशन हम देख सके। कोर एरिया जो होता है वो बायोजोग्राफिकल यूनिट होनी चाहिए, यानी वहाँ पे आपको लाइफ देखने मिलनी चाहिए। और ये इतना तो बड़ा होना ही चाहिए कि वहाँ पे हर ट्रॉपिक लेवल की आपको पॉपुलेशन देखने मिल रही है। हर ट्रॉपिक लेवल में आप बोल सकते हो कि वहाँ पे डियर, टाइगर, कोई भी आप ले लीजिए, या फिश या कोई भी, यानी हम कहेंगे डियर जो है वो हर्बिवोरस है, जो हम कहेंगे कि प्लांट्स को खाएगा, उसको खाने वाला कार्निवोरस जो है वो हम कहेंगे कि टाइगर है। तो ये इस तरह के जानवर होते हैं अलग अलग, जो मांस और दोनों चीज़ें खाता है। ट्रीज़ जो प्लांट्स भी खाता है, वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन भी होता है, उनको ओमनिवोरस कहते हैं। जो सिर्फ मांस खाता है उसको कार्निवोरस कहते हैं। टाइगर के सामने आप सब्जी वब्जी डालोगे तो वो खाएगा नहीं, क्योंकि वो कार्निवोरस है, वो प्योरली नॉन वेजिटेरियन जानवर है। डियर के सामने आप मांस का टुकड़ा डालोगे, डियर उसको हाथ नहीं लगाएगा, कि प्योरली वेजिटेरियन है, हर्बिवोरस है। तो ये सब ऐसे अलग अलग तरह के जानवर की पॉपुलेशन अंदर देखने मिलनी चाहिए कोर एरिया में। और लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट हम कहेंगे, और उनको नॉलेज होना चाहिए कि इसको प्रिजर्व करना है, यानी लोकल कम्युनिटीज़ भी प्रिजर्व करने में इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। और इस एरिया का पोटेंशियल होना चाहिए कि ट्रेडिशनल ट्राइबल जो लोग रह रहे हैं वो भी प्रिजर्व कर हो जाए, क्योंकि हम ट्राइबल्स को नहीं हटा सकते। जो आदिवासी लोग ऑलरेडी जंगल में रह रहे हैं उनको नहीं हटा सकते हैं। और रूरल मोड ऑफ लिविंग जो है वो एनवायरनमेंट के साथ मिलकर रहने वाले ही लोग होने चाहिए उस गांव। फॉर एग्जांपल इस बायोस्फीयर रिजर्व को मैंने इसको डिक्लेयर किया और यहाँ कुछ गांव है, तो ये गांव ऐसे गांव होने चाहिए जो गांव एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही एरियाज़ को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, ये अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ 3 जोन होते हैं। जो 3 जोन होंगे उन 3 जोन्स के नाम देख लेते हैं। सबसे अंदर का जो जोन होगा वो होगा कोर जोन। सबसे अंदर यहाँ पे आपको जो देखने मिलता है ये होता है कोर जोन। ये जो कोर जोन होता है ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पे किसी को जाना अलाउ नहीं है। ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें बहुत कम रहना चाहिए। यहाँ ह्यूमन ज़्यादा जाते हुए नहीं दिखने चाहिए। जब भी जा रहे हैं तो कुछ पर्पस के लिए कोई जा रहे हैं, कुछ हम कहेंगे गवर्नमेंट के कुछ लोग या वो सब वहाँ अलाउ हो सकते हैं। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन होता है, यहाँ पे आपको बफर जोन देखने मिलता है। सो दिस इज़ बफर जोन। कोर जोन के बाद बफर जोन आता है। आप बफर जोन में घूम सकते हैं और बफर जोन में आप उतर नहीं सकते। बफर जोन में आप जंगल सफारी और ये सब कर सकते हैं। ये कोर जोन को सराउंड करने के लिए रखा होता है बफर। यहाँ पे क्या क्या चलता है? यहाँ पे टूरिज़्म चलता है, यहाँ फिशिंग चलती है, ग्रेजिंग चलती है, यानी जो चरवाए हैं वो अपने जानवरों को यहाँ चराने ले जा सकते हैं। वही आप यहाँ पे जंगल सफारी, टूरिज़्म ये सब यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च और एजुकेशन वाले पर्पस भी चलते हैं, तो यहाँ रिसर्च और एजुकेशन भी अलाउड है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ रिसर्च हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, टूरिज़्म हो सकता है, फार्मिंग, ग्रेजिंग, फिशिंग, ग्रेजिंग, ये सब यहाँ पे हो सकता है। तीसरा आता है ये वाला जोन। ये वाला जो जोन दिख रहा है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। दिस इज ट्रांजिशन जोन। ये ट्रांजिशन जोन होता है और ये जो ट्रांजिशन जोन देखने मिल रहा है ये सबसे बाहर का जोन होता है, आउटर मोस्ट। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउड है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ पे कंजर्वेशन भी करते हैं फॉरेस्ट वाले भी दिखेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी दिखेंगे। यहाँ फार्मिंग, यहाँ लोगों के घर, ये सब आपको पाया जाएगा। यहाँ पे गांव और ये सब बाहर आपको देखने मिलते हैं। सेटलमेंट्स रहेंगे, क्रॉपलैंड रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जंगल के साथ साथ लोगों के खेत भी रहेंगे। ये बाहर का एरिया होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी सारे हैं, इंडिया में भी है। आपको इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट बनानी है आज के आज। ये अच्छे से याद रखो, ये टास्क अच्छे से पूरे करोगे तो एग्ज़ाम कोई निकालने से आपको रोक नहीं सकता है, बट ये टास्क आपको रेगुलरली करने चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसकी लिस्ट बना के लानी है आपको ये लिखना है उसके सामने कि कौन से स्टेट में आता है, और ये भी लिखना है कि किस साल उसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस यूनेस्को ने दिया है। ये आपको लिखना है। इसका सोर्स खुद यूनेस्को था, यूनेस्को के साइट से ही हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व को लेके थी। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर। अभी प्रैक्टिस एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। अभी जो हमने पढ़ा उसी के ऊपर आपके एमसीक्यूज रहेंगे। हमने आज पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अलावा हमने पढ़ा एक ऑस्ट्रिच का नेस्ट, उसके अलावा हमने पढ़ा क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, उसके अलावा हमारा हो गया इंडिया और पाकिस्तान में एक्सचेंज लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स, और हमने जो पहला पढ़ा था वो था नीट के एग्ज़ाम को लेके। नीट के एग्ज़ाम को लेके आपको इस बार एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिल सकता है मेंस में, और आने वाले ईयर्स में भी देखने मिल सकता है। बहुत बड़ा इशू है, सॉल्यूशन तो आप लोगों को मांगेंगे ही।
जो गवर्नमेंट है वो, और आपसे सॉल्यूशन जो एक्सपेक्टेड है मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो बना के रखिएगा। वैसे हम डिस्कस करते ही रहते हैं क्या क्या सॉल्यूशन मिलते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ को। पहला जो एमसीक्यू है वो आप सबको आ जाएगा, काफ़ी इजी है। पहला एमसीक्यू है कि कंट्रीज़ लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूँ। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं। लैंग्वेजेस का नाम में पहला नाम है मराठी, दूसरा नाम है संस्कृत, तीसरा नाम है तमिल, चौथा नाम है तेलुगु और पांचवा नाम है हिंदी। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ऑफ द अबव लैंग्वेजेस आर क्लासिकल लैंग्वेजेस, है ना, आर अमंग द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो इसमें से कितनी लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेज है देश की? पहला ऑप्शन है ओनली 2, इनमें से कोई भी 2। दूसरा ऑप्शन है ओनली 3, इनमें से कोई भी 3। तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई भी 4 और चौथा ऑप्शन है पूरी 5। आपको यहाँ पे ऑल 5 इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। जो भी सही ऑप्शन लगता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना है। दूसरा, यहाँ पे आपको ये देखने मिलता है, अब ये आपको तब आएगा जब आप बायोस्फीयर रिजर्व वाला वर्क करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको बायोस्फीयर रिजर्व लिख के लाने हैं और लिख के फिर उसमें कौन से स्टेट में है वो लिखना है। जो लोग ये वर्क करेंगे वो लोग ये कर सकते हैं। 2 ही लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो वो जिन्होंने वर्क किया, दूसरा वो जो गूगल पे डायरेक्टली इसका आंसर ढूंढ लिया। तो हमको वो नहीं होना कि गूगल पे डायरेक्ट ढूंढ लिया, अपने को क्या होना कि आप लोगों ने पूरी लिस्ट बनाई, पढ़ी और फिर आंसर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर जो भी सही देगा, मुझे पता रहेगा कि 2 में से उसने कुछ तो भी काम किया है। और इस पे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कि अच्छा ये पन्ना के बारे में आपको पता है, चलो अब ये वाला बताओ कहाँ है, तो फिर पता चल जाएगा आपने क्या किया है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है इंडिया के? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। आपको सही ऑप्शन स्टडी करके लिखना है कमेंट सेक्शन में। चौथा जो क्वेश्चन है वो फिर से क्लासिकल लैंग्वेज वाला आपको देखने मिल। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, विथ रेफरेंस टू द क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन एंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड्स गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कल्चर क्लासिकल लैंग्वेजेस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट? फर्स्ट इज 1 ओनली, सेकेंड इज 2 ओनली, थर्ड इज बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ इज नाइदर 1 नॉर 2। सही ऑप्शंस तीनों जो क्वेश्चन है उसके आपके कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए सभी लोगों के। और ये रहे आज के करंट अफेयर्स, तो 11 जुलाई के थे। आगे हम करंट अफेयर्स फिर से पढ़ेंगे कल के जो करंट अफेयर्स होंगे 12 जुलाई को, उसमें हम फिर से मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।